जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। हम लोगों ने अभी तक ये बात कर ली है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिज़नेस जब उसने लोन रेज़ करना होता है, जब उसको फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, जब उसको कैश चाहिए होता है, तो वो क्या कर सकती है। हमने पढ़ा कि दो डिफरेंट तरीक़ों से वो कैश मेंटेन कर सकते हैं, कैश हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, शेयर इशू कर दें, या शेयर जैसी चीज़ें इशू कर दें जिसे हम इक्विटी फाइनेंस कहते हैं, या किसी से लोन ले ले और उस लोन में डिफरेंट तरीक़ों से होता है। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जा सकते हैं, जिसे हम डेट फाइनेंस कहते हैं। कोई भी बिज़नेस इसमें कहीं से भी फाइनेंस आएगा तो जनाब उसको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप शेयर इशू करते हैं और लोगों को शेयर देते हैं तो उनके बदले में उन लोगों को डिविडेंड पे करना पड़ता है हर साल, और अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तो डेफिनेटली उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम कहीं से लोन ले लेते हैं तो डेफिनेटली उसको आफ्टर अ ईयर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में यू हैव टू पे सम कॉस्ट, आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे उस कैश को जो उनसे रेज किया था उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो जनाब, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं से लोन लेगी तो वो जिन लोगों से भी पैसे या लोन लेगी उन लोगों को हम लोग फाइनेंसर ऑफ द कंपनी कह सकते हैं। और वो फाइनेंसर ऑफ द कंपनी जितना जितना कॉस्ट आपसे डिमांड करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंबाइन कर लें तो हम इसे कॉस्ट ऑफ डेट कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब इनको इंडिविजुअली पढ़ा था तो हमने सोचा था, हमने देखा था कि भाई जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी, यानी कि हम लोगों ने बात की थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि शेयर होल्डर्स को हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, डेट होल्डर्स को हमें कम पे करना पड़ता है। इसकी क्या रीज़न है या इसकी क्या वजह है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है, मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं इनको ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है। इनको ये भी रिस्क है कि इनके पैसे डूब जाएंगे, इनको ये भी रिस्क है कि हो सकता है कि इनको एक साल प्रॉफिट या कोई भी रिटर्न ना मिले। तो जब इनको रिटर्न मिलने लगेगा तो इनको इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। यानी कि वो कहेंगे कि यार इसका तो हमें फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ शेयर परचेज़ करने का, कि भाई एक दो साल तो पैसे मिले ही नहीं, और जब पैसे भी मिले तो हमें जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा था बैंक में पैसे रखवाने का उससे कम पैसे मिल रहे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये हमेशा ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से। दूसरी बात यह है कि ये जो डेट होल्डर्स होते हैं ये सिक्योर होते हैं, इनको उतने रिस्क का सामना नहीं करना पड़ता। दे डोंट केयर कि बिजनेस जो है उसको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं, बिजनेस लॉस में भी जा रहा है तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो सिक्योर्ड हैं, और सिक्योर के केस में लो रिस्क होता है, और लो रिस्क का मतलब है लो रिटर्न्स। ठीक है जी, तो रिस्क और रिटर्न का एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप होता है जो ये डिफाइन करता है कि कौन से जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और कौन से इन्वेस्टर्स हैं उनको कम पैसे मिलेंगे। अब हम लोग ये सोचना चाहते हैं कि एक बिज़नेस जो है उसने ओवरऑल उसको कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सामना है। तो हमें जितने भी उन्होंने कॉस्ट ली हुई है, जितना भी उनको उसके अगेंस्ट फाइनेंस मिला हुआ है, उन सब को इकट्ठा करके वी वांट टू कैलकुलेट ए सिंगल परसेंटेज कि भाई कितनी परसेंट जो है वो इस कंपनी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ती है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके लिए वो एक सिंगल फिगर कैलकुलेट करना भी हम सीखेंगे जो हमें ये बता रही होगी कि भाई डेट और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, इक्विटी होल्डर्स जो हैं वो तो अलग अलग हैं। ठीक है, उनका एक अपना अपना इंटरेस्ट रेट हो सकता है, डेट वालों का जो है वो 15% हो, इक्विटी वालों को 20 या 25% डिविडेंड मिलता हो। तो हर एक का इंडिविजुअल तो है, लेकिन एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं वो आपको ये बताती है कि बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस रेस करने के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट कर देनी पड़ती है। ठीक है, और ये कंपैरिजन के लिए, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए और डिफरेंट टाइप की और बहुत सारी चीज़ों के लिए रेलिवेंट होती है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ बेसिकली द एवरेज जिसमें वेट शामिल है, और वो हम देखते हैं कि कंपनी ने कितने लोन लिए हुए हैं या कितने शेयर इशू किए हुए हैं और उसके अगेंस्ट उनको कितना डिविडेंड पे करना पड़ रहा है या कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और फिर हम लोग एक ऐसी कंबाइंड परसेंटेज निकालते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल इस बिज़नेस को कितनी परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सामना है। तो इसका फार्मूला तो बहुत ही आसान होता है जी टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, यानी कि टोटल जितने भी आपने फाइनेंसेस रेज किए हैं इन सबको जमा करें डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनेंस। जो आपने मार्केट वैल्यू, जो आपने लोन्स लिए हुए हैं, जो आपने
शेयर इशू किए हुए हैं, उन सब की जो मार्केट वैल्यू है उसको इकट्ठा करें, नीचे लिख दें, और उन सब के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट या जितना भी डिविडेंड पे किया उनको इकट्ठा करें और ऊपर लिख दें। तो आपके पास नीचे आ जाएगी टोटल फाइनेंसेस जो आपने हासिल किए हैं, और ऊपर आ जाएंगे टोटल कॉस्ट जो आपने हासिल की है। ठीक है जी, तो इससे आप लोग वेटेड एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की तरफ चले जाते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगी। सवाल ये है कि उसने कहा जी द कंपनी हैड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल, कंप्यूट द वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैलकुलेट करनी है, डाटा उसने दिया हुआ है। आंसर भी मैंने लिख दिया ताकि अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ़ौरन से कंफर्म भी हो जाएगा कि आंसर क्या है। उसने कहा जी उसने ऑर्डनरी शेयर्स दिए हुए, ऑर्डनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 36 मिलियन की। उसने कहा बैंक लोन 8 मिलियन का, डिबेंचर्स 6 मिलियन के, और प्रेफरेंस शेयर्स 10 मिलियन के। तो ये जनाब आपका जो टोटल लोन है वो हमारे पास मौजूद है। हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉस्ट है, 18%, 9%, 12% और 14%। तो जनाब इसकी कैलकुलेशन तो होगी नहायत ही आसान। हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है जिसे वैक कहते हैं। हम ऊपर लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट या जो भी हम लोगों ने कॉस्ट इसकी पे की है, टोटल इंटरेस्ट या डिविडेंड, और नीचे लिखेंगे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंस। सारे का सारा फाइनेंस जो हम लोगों ने लिया है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त 36 और 8 और 6, ठीक है जी, तकरीबन 60 मिलियन का आपका ये लोन है। और अब इसके ऊपर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट कितना पे किया होगा, इंटरेस्ट पे किया हुआ जी 36 मिलियन का 18%। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो ये बनता है जी 36 मिलियन 0.18, दैट इज़ बेसिकली 6.48%। 8 मिलियन का 9% 0.72 बनता है जी, 6 मिलियन का 12% 0.72 बनता है, और 10 मिलियन का 14% 1.4 मिलियन बनता है। अगर हम इसे जमा करें तो 0.72 प्लस 0.72 प्लस 1.4, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बनती है विच इज़ 9.32, और 9.32 जब हम इधर जमा करेंगे, इधर प्लेस करेंगे डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डैट इज़ 15.53%, विच इज़ इक्वल टू, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है 15.53%। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आप लोगों के पास इंडिविजुअल फाइनेंस के सोर्सेज थे। आपने ऑर्डिनरी शेयर से 36 मिलियन रेज किया हुआ था, बैंक लोन से 8 मिलियन, डिबेंचर से 6 मिलियन, और उसके बाद 10 मिलियन आपने रेज किया हुआ था प्रेफरेंस शेयर्स थे। हर एक के ऊपर डिफरेंट परसेंटेज लग रही थी। तो ये बताना या ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इस वक्त कंपनी को कितने % कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सामना है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसके थ्रू आप लोग सारी की सारी ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने % बेसिकली आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो पड़ रहा है, डेट इज 15.53%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली एन एवरेज ऑफ ऑल द कॉस्ट दैट यू आर फेसिंग टू रेज द फाइनेंस। ठीक है, और ये अमाउंट बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टेरिटरीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान में इस वक्त वैक चल रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में है, 15% चल रहा है। लेकिन इंडिया में कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर में है उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। तो अगर एक बाहर की कंपनी होगी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसी कंट्री में, पाकिस्तान में या इंडिया में, तो वो फिर इंडिया में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो उसको बेनिफिट होगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह की जो चीज़ें हैं ये कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख ली है। अब बस बेसिकली हर तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो इंडिविजुअल परसेंटेज है इसकी कैलकुलेशन वगैरह हम इस चैप्टर में समझेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट है। इट इज़ वेरी सिंपल। आपने देखना है कि टोटल आपने एक साल में कितनी कॉस्ट पे की है, विच इज़ मोस्टली कैलकुलेटेड। वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मार्केट वैल्यू शेयर्स की है तो उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो आपके पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप टोटल मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी। बैंक लोन्स जो होते हैं नॉर्मली ये मार्केट में ट्रेड नहीं होते। बैंक लोन्स एक नॉन ट्रेडेबल कमोडिटी होता है, जिस कंपनी ने लिए हैं वही कंपनी उसको पूरा करेगी। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे शेयर होते हैं, तो शेयर की एक शेयर मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज।
डिफरेंट लोन नोट्स या बॉन्ड नोट्स जो होते हैं उनकी अपनी एक सेकेंडरी मार्केट होती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी अक्सर वो ट्रेड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैंक लोन्स हैं ये नॉर्मली ट्रेड नहीं होते किसी भी मार्केट में, इसलिए इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो इसकी बुक वैल्यू ही होती है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। रिडीमेबल डेट्स भी होते हैं, रिडीमेबल डेट्स होते हैं, इन सब की अपनी अपनी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी, वो आपने लेनी है और इनको नंबर ऑफ डिबेंचर्स वगैरह से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। रेट के केस में अभी तो उसने सीधा सीधा दिया हुआ था, लेकिन इतना सीधा होता तो क्या ही बात थी, पहली वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन अब इसके डिफरेंट रेट्स की कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी शेयर्स की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो KE जिसे हम कहते हैं, इस क्वेश्चन में दी हुई थी, लेकिन आगे हम उसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट की जा सकती। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स की जो कॉस्ट होती है उसे KP कहते हैं, और KP जो है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी सीखेंगे। डिबेंचर्स की जो कॉस्ट होती है उसे KD कहते हैं, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने ये समझ लिया है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। लेकिन हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप के डेट की अपनी अपनी वैल्यू कैलकुलेट करना इज द नेक्स्ट थिंग जो कि अभी हम सीखेंगे।